सवाल नंबर 1, क्या आप बहुमत जुटा पाएंगे? पहली बात है, ये अरिथमेटिक के हिसाब के लिए ठीक है। चुनाव अरिथमेटिक वाला नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री वाला है। इसलिए जो पंडितों के पुराने जो मानदंड रहे हैं, उन मानकों के आधार पर चुनाव नतीजे का हिसाब किताब गलत निकलेगा। और इसलिए मैं साफ मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एकदम क्लियर कट मैंडेट के साथ शासन में आएगी। एनडीए के साथियों के कारण ताकत और बढ़ेगी। सवाल नंबर 2, कितनी सीटें जीत पाएंगे? जो माहौल मैं देख रहा हूं अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 25 साल में हिंदुस्तान में किसी एक दल को जितनी सीटें मिली होगी, इससे बहुत ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अगर मजबूत सरकार हो, 300 से ज्यादा सीटें हो, संसद में निर्णय करने का सामर्थ्य हो, ये मिजाज इन दिनों लोगों का बना है। और इस मिजाज बनाने में पढ़ी लिखी यंग जनरेशन का बहुत बड़ा रोल है। देश का जो नौजवान है वो इस मत का है कि भाई आधा अधूरा ढीला ढाला न करें। ये यंग जनरेशन की सोच पक्की दिख रही है। और ये 300 को कब कितना पार कर देंगे कहना कठिन है, उस रूप में चल रहा है। सवाल नंबर 3, क्या मायावती, ममता और जयललिता का साथ लेंगे? चुनाव में मैं भले ही टाइम्स नाउ से तू मैं कर लूं, लेकिन जब मुझे देश चलाना है तो मुझे टाइम्स नाउ को भी देश चलाने के काम में जोड़ना होगा। ये तो एक जिम्मेवारी है जी। आप राजनीति से बाहर निकलो ना, बहुत हो गया भाई। सवाल नंबर 4, क्या ममता के साथ आने पर दुविधा थी? ममता जी नहीं आएगी वो पक्का था, उसमें कोई दुविधा हमारे मन में नहीं थी, कोई दुविधा नहीं थी। और उसमें हमारे मन में कोई आशंका नहीं है। लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि लेफ्ट ने जो हालत करके रखा हुआ है उसको बाहर निकालने में अभी ममता जी को काफी समय मिला है, लेकिन वो सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। तो गुस्से से ज्यादा मेरी निराशा है ममता जी के संबंध में। गुस्सा कम है, निराशा ज्यादा है। सवाल नंबर 5, जयललिता के साथ गठबंधन क्यों नहीं हुआ? मैं राजनीति में रत्ती भर भी छुआछूत में विश्वास नहीं करता हूं। वो तो पोस्ट पोल अलाउंस हो सकता है फिर उनके साथ। मेरी बात पूरी कर लो जी। मैं राजनीति में छुआछूत में जरा भी विश्वास नहीं करता हूं। हमारे कितने ही गौर विरोधी क्यों न हो, व्यक्तिगत स्तर पर मित्रता ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। वैचारिक धरातल पर विरोध हो सकता है। अब आपने देखा होगा शरद पवार मेरी तीखी से तीखी आलोचना करते हैं। मैं भी राजनीतिक स्तर पे बहुत तीखी आलोचना करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। वो भी नहीं नकारते हैं, मैं भी नहीं नकारता हूं। जयललिता जी के साथ मेरे उतने ही अच्छे संबंध है, न वो मैं नकारते हैं और न मैं नकारता हूं। सवाल नंबर 6, शरद पवार के साथ जाने की खबरों में क्या कोई सच्चाई है? जहां तक दोस्ती का सवाल है, आपको हैरानी होगी, मेरी लालू जी से भी दोस्ती रहती है जी। हम सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक विचारधारा के कारण हम अपने अपने स्टैंड लेते हैं, लेकिन ये एक विशाल परिवार है जी, इसमें कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। सवाल नंबर 7, मोदी लहर पर मनमोहन के बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, जो एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं ना, उनको बाहर की हवा का पता ही नहीं होता है जी, कभी पता नहीं होता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि जिनको कभी चुनाव लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला है, जनता के बीच में जाने का अवसर नहीं मिला है, जिनको जनता के बीच में जाने का अवसर नहीं मिला है, अब उनको लहर का पता नहीं चलेगा। सवाल नंबर 8, राजनाथ के पीएम बनने को लेकर क्या कहेंगे? एक आपके मित्र शरद पवार साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी की स्वीकार्यता कम है तो राजनाथ सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि उनकी स्वीकार्यता आपसे ज्यादा है। आपके मित्र हैं शरद पवार साहब, जो मित्र ऐसा कहते हैं।
एक तो मुझसे वो काफ़ी वरिष्ठ है, मैं तो बहुत जूनियर हूँ उनके हिसाब से। ये बात सही है कि मेरा उनका संबंध बहुत अच्छा रहा है, आज भी है, आज भी है। लेकिन उनके और हमारे राजनीतिक विचार बिल्कुल भिन्न है। अब वो चुनाव के मैदान में है, तो ये जो कांग्रेस और यूपीए की स्ट्रेटेजी है कि कंफ्यूजन क्रिएट करो, भले अब सरकार बने एनडीए की, लेकिन मजबूत ना बने, बने तो हो हल्ला वाला बने, इसके बीच तो बोने पड़ेंगे ना। तो बीज बोने का काम शरद पवार का वहाँ चुनाव पूरा हो गया, तो क्योंकि उनके लिए महाराष्ट्र में तो मोदी को गाली दे करके कुछ निकलना नहीं था, तो चुनाव पूरा होने के बाद उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया है। सवाल नंबर 9, देश की बढ़ती उम्मीदों पर आपकी सोच क्या है? उम्मीदों का कारण मोदी नहीं है, उम्मीदों का कारण जो भयंकर निराशा देखी है लोगों ने। आप एक बंद कमरे में घंटों से बैठे हैं और एक छोटी सी खिड़की से भी हवा आ जाए तो जिंदगी में आशा भर जाती है। कोई जाके कहे बनारस में कि मैं गंगा ठीक करूंगा, कोई नहीं मानेगा। मोदी कहेगा तो मानेंगे। क्यों? मोदी का साबरमती रिवर फ्रंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, करके दिखाया है। अगर करके दिखाया है तो लोगों को भरोसा होता है। सवाल नंबर 10, क्या ये चुनाव आरएसएस लड़वा रहा है? मैं साफ मानता हूं कि ये चुनाव ऐसा है देश में 2014 का, जो कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, देशवासी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा देश चुनाव लड़ रहा है। सवाल नंबर 11, सरकार बनी तो क्या उस पर आरएसएस की छाप होगी? मुझे सरकार चलानी है। सरकार चलती है संविधान के तहत, और मैं मानता हूं सरकार का एक ही रिलीजन होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार की एक ही होली बुक होती है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। सवाल नंबर 12, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता पर क्या करेंगे? एक सवाल आपके मैनिफेस्टो के बारे में। राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से रहा है पार्टी का एजेंडा, वो कभी पूरा नहीं हुआ जिस तरह से वादा किया गया। आपकी छवि तेज तर्रार नेता की है, क्या आप वाकई पूरा भी कर सकते हैं इसे? देश तेज तर्रारी से नहीं चलता है जी, देश संविधान से चलता है। देश संवैधानिक मर्यादाओं से चलता है, और देश आगे भी संविधान की मर्यादाओं से ही चलने वाला है। तेज तर्रार वगैरह जो है वो चुनाव के लिए होता है, देश चलाने के लिए नहीं होता है। सवाल नंबर 13, सरकार बनी तो वो बीजेपी की सरकार होगी या मोदी की सरकार? जो सरकार बनेगी वो देश की होगी। सरकार देश की होती है, सरकार किसी दल की नहीं होती है। हम चुन करके आते हैं दल की तरफ से। जो सरकार बनेगी हिंदुस्तान की होगी, और मैं साफ कहता हूं, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी वो सरकार है, जिन्होंने वोट विरोध में दिया है उनकी भी सरकार है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी सरकार है, और जिन्होंने नोटा में वोट दिया है उनकी भी ये सरकार है। सवाल नंबर 14, मोदी नाम की सुनामी है या नहीं? सुनामी का अर्थ हमारे कांग्रेस के मित्रों ने निकाला है कि सुनामी से विनाश होता है। मैं उनके इन शब्दों के लिए उनके मुंह में घी शक्कर, ये हकीकत है, इस सुनामी से विनाश ही होने वाला है। कांग्रेस का विनाश होने वाला है, बुराइयों का विनाश होने वाला है, बैड गवर्नेंस का विनाश होने वाला है, भ्रष्टाचारी परंपराओं का विनाश होने वाला है। जितनी बुराइयां हैं उसके विनाश के लिए ही ये सुनामी आई है, और इसलिए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सुनामी विनाश लाती है। पक्का ये दुष्ट शक्तियों के विनाश का ही ये सुनामी है। सवाल नंबर 15, चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी को क्यों चुना? पहली बात है कि मैं लोकसभा लड़ूं या ना लड़ूं, यहां से लड़ूं या वहां से लड़ूं, एक लड़ूं या दो लड़ूं,
ये कोई निर्णय न मैंने सोचा है न मैंने किया है। ये सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है, इलेक्शन कमेटी करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। सवाल नंबर 16, 2 जगहों से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देश ने 10 साल से ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो कहीं से नहीं लड़ रहे, और किसी ने पूछा ही नहीं उनको कि आप कहीं से नहीं लड़ रहे और प्रधानमंत्री कैसे बन रहे हो। इस देश में 2 जगह से लड़ना कोई नई घटना नहीं है, पहले भी बहुत लोग लड़ चुके हैं। दूसरा, मेरा निर्णय मैं नहीं करता हूं। मैं कहां से लड़ूंगा ये निर्णय भी मैंने नहीं किया। मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा ये निर्णय भी मैंने नहीं किया। सवाल नंबर 17, प्रियंका को बेटी कहा या नहीं? लेकिन अचानक एक विषय आया बेटी वाला, मैंने कहा ये गाली मुझे कैसे पड़ी, मैं तो ऐसा बोला नहीं। तो फिर मैंने मेरी पार्टी को कहा, मैंने कहा जरा मेरा इंटरव्यू देखो भाई, ऐसा कुछ हुआ है क्या मेरे से? तो देखा तो नहीं, बोले साहब आप तो ऐसा नहीं बोले हैं। तो फिर मुझे लगा कि सिर्फ सेंसरशिप हुई ऐसा नहीं है, एक षड्यंत्र भी हुआ है। ये उसमें से ही जो अर्थ निकाल करके मेरे गले मर दिया गया, तो मुझे जरा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने मेरी पार्टी को कहा कि ऐसा करो, आप इसको यूट्यूब पर रिलीज कर दो। सवाल नंबर 18, क्या रॉबर्ट वाड्रा पर गांधी परिवार से ठनी? रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मोदी जी, वो एक तरह से जो दामाद श्री करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले, तो isn't that a indication of the BJP, and since you are the prime ministerial candidate, your personal vendetta against the Gandhi family? मेरा 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई मेरे पर वेंडेटा का आरोप नहीं लगा सकता, कोई सोच नहीं सकता। और इस विषय में भी मैं बार बार बोल चुका हूं। करप्शन के विषय ये चुनाव का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है। मुझ पर इतने गलीच और झूठे आरोप लगाए गए हैं, इसको देखने की आपको फुर्सत नहीं है। सवाल नंबर 19, रॉबर्ट वाड्रा को जीजा जी कहने के पीछे क्या सोच है? आपने जो जीजा जी कहा रॉबर्ट वाड्रा को, ये उसी विनोद का और व्यंग का हिस्सा है? नहीं, देखिए पहचान तो करनी पड़ेगी ना, पहचान कैसे करोगे बताइए? जो घटना घटी है तो एक परिवार का संबंध है। संबंध इसी शब्दों में, मुझे कोई और शब्द तो मालूम नहीं है, कोई और होता तो मैं और बोलता, क्योंकि ये रिलेशन के लिए यही शब्द शायद प्रयोग होता है। सवाल नंबर 20, क्या वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी? देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। उस सरकार का काम है देश को आगे बढ़ाना, उस सरकार का काम है सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। इसलिए हमारा पूरा ध्यान सकारात्मक रहेगा और कभी भी किसी सरकार को विंडिक्टिव होकर के काम नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र इसके लिए नहीं है, और मोदी को तो बिल्कुल नहीं करना। सवाल नंबर 21, आप पर महिला जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहली बात यह है कि देश में क्राइम अगेंस्ट विमेन, इसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो देश में जो पहले 10 राज्य हैं जहां सर्वाधिक महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनके साथ यातनाएं बढ़ रही हैं, पहले 10 में 7 राज्य कांग्रेस पार्टी रूल स्टेट है, 10 में से 7, और 3 यूपीए के पार्टनर स्टेट हैं। फर्स्ट 10 स्टेट में एक भी बीजेपी का राज्य नहीं है, एक भी बीजेपी के साथी दल का राज्य नहीं है। ये विषय ऐसा है जिसको राजनीतिक छींटाकशी से दूर रखना चाहिए। भगवान की खातिर मैं सबको कहता हूँ, अभी एक दिन मुलायम सिंह जी ने कुछ बोल दिया, दिल्ली में इतना निर्भया का कांड चल रहा था, मुझे मीडिया ने बहुत पूछा था, मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी है विमेन डिग्निटी। सवाल नंबर 22, क्या जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए? मैंने किसी चीज में मना किया ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, मुझे कोई रोल करना ही नहीं है,
मैं एक शब्द पे एक बोला नहीं हूँ भाई, आप क्यों मेरे गले मट रहे हो? स्नूपगेट को भी उसी कैंपेन के पार्ट में देखते हैं। मैं कहता हूँ ना, वो स्नूपगेट में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए पहले, उसको इस दर मत लाइए, बोल दिया मैं। और आपका काम ये नहीं है इस प्रकार से मुझे फंसाना है, इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देते। आपका काम है मुझे सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। और आपको फंसाने का कार्यक्रम है तो वो बोल दीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आप उसके लिए आ जाइए, आपके 10 लोगों को बैठा दीजिए, आई एम रेडी टू फेस इट। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरी बात, एक इंसान को आप सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं। आपको सुप्रीम कोर्ट से आप बड़े हैं तो आपकी मर्जी। सवाल नंबर 23, निजी जिंदगी को लेकर आरोपों पर क्या कहेंगे? आपकी ज़िंदगी में, आपकी निजी ज़िंदगी में अगर कोई झांकता है, आप भी तो सार्वजनिक जीवन में हैं, आपका जीवन भी उसी तरह से पारदर्शी है, तो आप पर आरोप लगते हैं, तो क्या वो सही है? मैंने ये कहा कि भाई मेरे पर आरोप लगे वो गलत है और सही है, मैं आरोप लगाता हूँ वो गलत वो सही है? उसके लिए तो देश है, देखता है, देश देखेगा। सवाल नंबर 24, क्या 2002 के दंगों की नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं? देवबंसी ली है, मेरे विधानसभा भाषण है, मेरे सब इंटरव्यू में है, अवेलेबल है, बस मेरी प्रार्थना है रिसर्च कर दीजिए। सवाल नंबर 25, माफी क्यों नहीं मांगते और खास टोपी से परहेज क्यों? मैं कन्विंस हूं अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। दूसरा, मेरा स्पष्ट मत है कि मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं। पालन मेरी परंपराओं का होगा और मुझे इसका गर्व है। दूसरी बात है, हम जानते हैं गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। गांधी जी पीएम कैंडिडेट तो नहीं थे? मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा और इसलिए अपीजमेंट करके, हाँ, मैं ये चाहूंगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो, इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए। सवाल नंबर 26, क्या कुत्ते के बच्चे वाले बयान पर कोई अफसोस है? जिसने ये इंटरव्यू लिया ना, उसने जब ये विवाद किस लोगों ने खड़ा किया, न्यूज ट्रेडर्स ने, तो उस इंटरव्यू करने वाले विदेशी व्यक्ति ने ट्वीट किया कि हम इंटरव्यू लिए हैं, मोदी का ऐसा कोई भाव नहीं था। उसने बेचारे ने क्लैरिफाई, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी घटना होती, कोई कहता है, क्या कहते हैं, भाई एक चींटी भी मर जाए तो मुझे पेन होता है। डज नॉट मीन कि मरने वाले की तुलना चींटी से हो रही है। सवाल नंबर 27, क्या मुसलमान आपसे डरते हैं? मेरा चुनाव जीतने के बाद 2002 चुनाव जीतने के बाद मणिनगर में मैं शाम को ही मेरे मतदाताओं का धन्यवाद करने गया था। उस दिन का मेरा भाषण है, मेरा भाषण ये है कि ये सरकार उनकी है जिन्होंने वोट दिया है, ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने वोट विरोध में दिया है, और ये सरकार उनकी भी है जो वोट देने गए नहीं है।
और मेरी सरकार का मंत्र है अभयम, अभयम, अभयम। 3 बार बोला हूं। 2002 का है, आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 28, मुस्लिमों को बीजेपी से कैसे जोड़ेंगे? अब जैसे मोदी ये कहता है कि भाई 100% एजुकेशन होना चाहिए। जब मैं कहता हूं 100% एजुकेशन होगा, उसमें कौन बच्चे होंगे भाई? जो आज सबसे ज्यादा शिक्षित हो गए उसी को फायदा होगा। मैं कहता हूं सब नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। जब से मैं सब कहता हूं तो आते हैं कि नहीं आते हैं। और इसलिए गुजरात का जो मॉडल है ना, उसकी ये विशेषता है, सबका साथ सबका विकास। सवाल नंबर 29, क्या कभी मुस्लिम समुदाय से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की? ऐसा लगता है कि एक ऐसा समय आया जब आपने मुस्लिम समुदाय से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की। पहली बात है, मेरी जिम्मेवारी है गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते 6 करोड़ नागरिकों से जितना जुड़ सकूं उतना जुड़ना चाहिए। और इन दिनों मुझे देश की जिम्मेवारी मिली है तो एड़ी चोटी का जोर लगा करके 125 करोड़ के तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। ये मेरी पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई मस्ट डू इट। सवाल नंबर 30, पार्टी नेताओं की तीखी बयानबाजी पर सख्त रवैया क्यों नहीं? वो मैं न करता, मेरी इंटरनल व्यवस्था में वो न किया होता तो वो कंटिन्यू नहीं रहता क्या? बंद हो गया कि नहीं? बंद हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब मैंने कोई टफ स्टैंड लिया है, इतना तो आप भी समझ सकते हो। लेकिन वो मुझे मीडिया में जाकर के हो हल्ला करना चाहिए, जरूरी थोड़ा है क्या? सवाल नंबर 31, पाकिस्तान पर नीति क्या रहेगी? पहली बात यह है, हम लोग देश को ऐसे चलाएं, देश को ऐसा बनाएं ताकि कोई हमें आंख न दिखाए और हमें भी दुनिया के सामने आंख दिखा करके व्यवहार नहीं कर सकते। आंख दिखा करके भी दुनिया नहीं चल सकती, आंख झुका करके भी नहीं चल सकती। बात आंख मिला के होनी चाहिए। सवाल नंबर 32, कश्मीर के मुद्दे पर आपकी सोच क्या है? मैं कश्मीर के बच्चों से मुझे बातचीत करने का बहुत अवसर मिला है। आतंकवाद उसकी उफान पर था, तब भी मैं कश्मीर में बहुत लगातार दौरा करता था। मैं कश्मीर यूथ से बहुत बातें करता था, बहुत मिलता था उनसे। एक बार मैंने गवर्नर साहब की मदद से मैं जेल भी गया था और हार्डकोर टेररिस्टों के साथ बैठा, श्रीनगर में और जम्मू में गया था। हार्डकोर टेररिस्टों के साथ बैठा था, उनको समझने की मैंने कोशिश की थी। वो कोई मेरा राजनीतिक एजेंडा नहीं था, ये बात भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मैं कभी मैं सोचता था कि आखिर के इन बच्चों के मन में क्या है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने देखा कि देश आजाद होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर में जिस प्रकार से मरहम लगाया, उन्होंने जमहूरियत की बात कही, इंसानियत की बात की, कश्मीरियत की बात की। इन 3 चीज़ों ने कश्मीर की दिल को छीन लिया। और जब भी मैं उनको मिला हूं, वो कहते हैं साहब अटल जी के जाने के बाद हमारा बहुत नुकसान हुआ है, उस बात को कोई आगे ले जाए। सवाल नंबर 33, कश्मीर पर क्या नीति होगी? मुद्दा है कश्मीर का। जहां तक कश्मीर का सवाल है, मैं डे 1 से कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां छोड़ा है वहां से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैंने कहा है, कश्मीर समस्या का हल कश्मीरियत के आधार पर, इंसानियत के आधार पर और जमहूरियत के आधार पर, इन 3 मुद्दों के आधार पर ही होना है। सवाल नंबर 34, क्या आतंक के साथ बातचीत जारी रहेगी? बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज में बात सुनाई देती है क्या? बम, बंदूक, पिस्तौल के धमाकों के बीच आवाज सुनाई देती है क्या? तो बातचीत के लिए सुनाई देती आवाज के लिए तो बम, बंदूक, धमाके बंद होने चाहिए। नहीं, बातचीत के लिए बंद होने चाहिए। बंद होने के बिना बात हो नहीं सकती। सवाल नंबर 35, दाऊद को लाने के लिए यूपीए सरकार वाला रवैया अपनाएंगे? इश्यू को आप इश्यू बना रहे हो, नॉन इश्यू इन द सेंस
इस लेवल का इशू नहीं है जो हमको He's India's सुनिए, most wanted man. सुनिए इस लेवल पे जहां चुनाव आज देश का पहुंचा है, वहां अगर आप इसी खिलौने से खेलोगे तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। नंबर 1, मेरी डिबेट क्या थी? मुझे सवाल पूछा गया था शिंदे के विषय में, मेरा जवाब भारत के गृह मंत्री के संबंध में है। मेरा जवाब किसी टेररिस्ट या किसी अंडरवर्ल्ड वाले के व्यक्ति के संबंध में। मेरा क्या था? उन्होंने क्या कहा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने इनका कहा, मैंने कहा देखो भाई, ये काम पत्रकार परिषदों में नहीं होते हैं। सवाल नंबर 36, दाऊद को भारत कैसे लाएंगे? सालों से कांग्रेस सरकार ये कह रही है और हाल फिलहाल में सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, हम वापस लाएंगे। ये बड़ी चर्चा हुई। आपको क्या लगता है, ये क्यों दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीज़ें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल नंबर 37, आतंकवाद से कैसे निपटेंगे? आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, नार्को टेररिज्म हो, अब नक्सलवाद शब्द तो बेकार है बोलना, एक्चुअली इससे माओवादी बोलना चाहिए। माओवाद हो, आतंकवाद हो, नार्को टेररिज्म हो, फेक करेंसी वाला मामला हो, ये सारी चीज़ें देश को भीतर से खोखला कर रही हैं। सरकार ने इसमें 0 टॉलरेंस रखना चाहिए। उपायों में कठोरता भी होनी चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए। जहां बातचीत से होता है वहां बातचीत से, जहां भटके हुए लोगों को वापस ला सकते हैं वहां भटके हुए, और जो लोग तय करके बैठे लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करना है, जिनको लगता है कि बस लहू बहाएंगे काम चल जाएगा, तो उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। सवाल नंबर 38, देश की 2 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? कुशासन और विकास का न होना। देश को अगर हमें बाहर लाना है तो विकास पर बल देना पड़ेगा। देश को हमें अगर गरीबों की भलाई करनी है तो हमने सुराज्य के ऊपर बल देना पड़ेगा। सवाल नंबर 39, महंगाई कैसे कम करेंगे? हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा ही नहीं है। बताइए, अगर आपके पास रियल टाइम डाटा नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम पहले कम दाम से पल्सेस एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? कि भाई दाम टूट जाएंगे। बाद में ध्यान में आता है कि यार देश के पास तो पल्सेस है नहीं, तो 4 गुना दाम से मंगवा लेते हैं। पहले हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर 2 महीने के बाद पता चल यार चीनी तो है ही नहीं, चीनी मंगवा लो। 8 रुपये में भेजते हैं, 80 रुपये में लाते हैं। ये जो है मैस हो गया है। अगर रियल टाइम डाटा हो तो आप तय कर सकते हो भाई गेहूं इतना है, इतनी रिक्वायरमेंट है, और लल पीरियड में आप तय कर सकते हो भाई अब साउथ में गेहूं खाना शुरू किया है, चलिए हम गेहूं को ट्रांसफर करें और वहां पर हम स्टोर कर दें। सवाल नंबर 40, राहुल गुजरात के विकास को झूठा क्यों बता रहे हैं? अगर ऐसा होता तो पिछले 10 साल से राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी है, उसने गुजरात को अवार्ड न दिया होता। पिछले 10 साल में विकास के हर मानदंड में देश के और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड गुजरात को नहीं मिले होते। दूसरी बात है, कभी हमने ये तो दावा नहीं किया कि हम अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं। ऐसा तो हमने कभी नहीं किया। हम ये कहते हैं हम पहले थे उससे बहुत तेजी से अच्छे हो रहे हैं। सवाल नंबर 41, अदानी और टाटा को दी गई जमीन की कीमत में फर्क क्यों? अहमदाबाद में जमीन लेने जाएंगे और कच्छ के रेगिस्तान में ले जाएंगे, तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? टाटा अहमदाबाद में है, कच्छ अदानी रेगिस्तान में है। सवाल नंबर 42,
क्या आपकी सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार होगी? ये आपका प्रश्न नहीं है। राजनीतिक विरोधियों ने चलाई हुई कथा को आप लेके घूम रहे हो और मीडिया से अपेक्षा नहीं है। आपसे अपेक्षा ये है 14 साल गुजरात में मोदी ने कैसे राज चलाया है। मोदी की पहचान ये है कि पहले यहाँ सरकार चलती थी तो कॉरिडोर में दलाल घूमते थे। 14 साल हो गए, आज लोग कहते हैं कि यार एक सरकार ऐसी आई है कि कोई दलाल जा नहीं पाता है। आज भी हिंदुस्तान के कह सकते हैं लोग कि एक सरकार ऐसी है कि जिसको दबाया नहीं जा सकता। सवाल नंबर 43, क्या गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू किया जा सकता है? जो लोग हिंदुस्तान को जानते हैं वे कभी भी ऐसी चर्चा नहीं कर सकते। ये जो लोग चर्चा है उनको अज्ञान है। यानी कांग्रेस के जो लोग विरोधी ये बात कर रहे हैं वो अज्ञानी है। अज्ञान वो अज्ञानी है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका अज्ञान है, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि आप चाहोगे कि ढोकला खमण सारे देश में चले तो चलने वाला है क्या? आप चाहोगे कि इडली सारे देश में चले, चलने वाली है क्या? आप चाहोगे कि भाई पनीर परोठा चले तो सारे देश। ये देश इतना बड़ा है, इतना विविधताओं से भरा हुआ है। अब तक जो देश को मुसीबत झेलनी पड़ी है उसका मूल कारण दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके एक ही डंडे से देश को चलाया गया है। इवन इन गुजरात एक मॉडल नहीं काम कर रहा है। सवाल नंबर 44, आप पीएम बने तो गुजरात का सीएम कौन? कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। आपने अभी जीरो इन नहीं किया। मोदी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वहाँ चुने हुए विधायक हैं, वहाँ इलेक्शन कमेटी है, वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल लीडरशिप है, सब मिलकर के तय करते हैं आगे गुजरात को कैसे चलाया जाएगा। सवाल नंबर 45, क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। सवाल नंबर 46, पीएम बने तो क्या अमेरिका जाएंगे? ये बड़ा लोडेड सवाल है जी। लोडेड सवाल है। देश की जनता ने मुझे देश का काम करने के लिए चुना है। सवाल नंबर 47, खाली वक्त में क्या करते हैं? मेरा कोई कार्यकाल समाप्त तो होता ही नहीं है। मैं बहुत वर्कोहलिक हूँ और सोने का समय या खाने का समय इतना छोड़ दूँ जो मैं खुद के लिए ईश्वर ने जो व्यवस्था की है तो मुझे उपयोग करना पड़ता है। बाकी सारा समय मैं और मेरा गुजरात, लोगों के काम, इसी में लगा रहता हूँ जी। सवाल नंबर 48, सलमान और आमिर में से किसकी फिल्म देखेंगे? पहली बात है कि आप भी ईश्वर को प्रार्थना करो कि मुझे मूवी देखने का समय मिले और मैं देखने के लिए जाऊँ। फिर जिसकी पहली मिलेगी देखूंगा। क्या दोनों एक साथ नहीं देख पाऊंगा। सवाल नंबर 49, क्या आप बिल्कुल फिल्में नहीं देखते? मौका ही कहाँ मिलता है जी। बहुत पहले देखते थे। एक कोई अमिताभ जी के साथ उनका एक लॉन्चिंग था तो मैंने पा देखी थी, और एक शायद वो आए थे हमारे खैर अनुपम जी, उन्होंने एक वो वेडनेसडे या क्या बनाया था, वो शायद वो दो मैं पिछले 10 साल में, और एक शायद विवेकानंद फिल्म अभी विवेकानंद जी के 150 के समिति बनी, तो उसको मैं, क्योंकि मैं खुद ही उसमें मेहनत करता था उसको सफल करने के लिए, तो मैं उसके लिए चला गया। सवाल नंबर 50, आपका दिन कितने बजे शुरू होता है? आमतौर पर मैं 5 बजे उठता हूँ। अब वो मैं आरएसएस में था तब से आदत लगी हुई है। मेरी नींद बहुत कम है, बहुत कम है। 3.5 घंटे बहुत हो गया, और इसलिए मेरे सारे जो परिचित मित्र हैं, मेरे डॉक्टर मित्र हैं, उन सबकी मेरे लिए यही शिकायत रहती है कि भले नींद ना आए सो जाओ। लेकिन मेरे लिए वो सफिशिएंट होती है। मुझे आप देखिए मैं इतना घंटों तक काम करके आया हूँ, आराम से आपसे बातें कर रहा हूँ।